बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धन्वंतरी सम्मान साल 2024 में। तो आईपीसी 24 हमेशा अपने सरोकारों को और अपने उद्देश्यों को निभाता रहा है और डॉक्टर्स को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती में भगवान कहा जाता है। तिल तिल मरती हुई किसी जिंदगी को नई अगर जिंदगी देना हो तो वो काम करते हैं साक्षात डॉक्टर्स। और जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो उन उम्मीदों को जीता जागता उत्साह कोई देता है तो वो होते हैं डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स के इन्हीं सेवा भाव को नमन करता है आईपीसी 24 का बेहद खास सम्मान धन्वंतरी सम्मान। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी से मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि आप सभी डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए और जितने भी हमारे खास मेहमान आए हैं उनसे के लिए। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेशन का। डॉक्टर जयवर्धन ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं। डॉक्टर जयवर्धन, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए और दर्द से निजात के लिए कहा जाता है कि आप सर्जरी करवा लीजिए। लेकिन एक बहुत डर रहता है, कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं लोग और सर्जरी का नाम सुन करके ही लोगों के मन में एक डर आ जाता है कि भाई हम सर्जरी कैसे कराएंगे। तो इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है और कब ये समझे कि हाँ अब वक्त है सर्जरी का? सबसे पहले तो मैं आईबीसी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज हमें सम्मानित करने के लिए आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गेस्ट आए हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा जी। आप का क्वेश्चन बड़ा ही एक स्वाभाविक क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट ये है कि भाई सबसे पहले तो अपनी बीमारी को समझना। ऐसा नहीं है कि हर एक जो समस्या है, चाहे वो आर्थराइटिस से रिलेटेड हो, बैक पेन की प्रॉब्लम हो, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो, तो सर्जरी हमेशा ऑप्शन नहीं होता। सबसे पहले डिपेंड ये होता है कि बीमारी कौन से स्टेज में हमारे पास आई, उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। और ये देखिए कैलकुलेटेड रिस्क है कि भाई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप एक समय तक ही दे सकते हैं। एक समय के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि जब उसका जो पूरा कंप्लीट जो आउटकम उसका निकलना है वो सर्जरी के माध्यम से ही हो सकता है। तो स्पेशली जैसे मेरा जो फील्ड है, मैं ऑर्थोपेडिक और मेरी सब स्पेशलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं अभी लाइफस्टाइल कह लीजिए या लोगों का अवेयरनेस कह लीजिए, पेशेंट्स की संख्या बहुत बड़ी है। और ये भी देखने में आया है कि पहले आर्थराइटिस से जो पेशेंट्स थे वो थोड़े सेनाइल पेशेंट्स होते थे, 60+ पेशेंट्स होते थे। बट अभी लाइफस्टाइल चेंज होने से, अनावश्यक वजन बढ़ने से बहुत सारे पेशेंट हमें अर्ली स्टेज के भी मिलते हैं। अब उसमें बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम अगर पेशेंट को सर्जरी के लिए सजेस्ट करने अर्ली एज में, तो भाई एक इम्प्लांट का अपना एक लाइफ है। जैसे अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, जो मेटलर्जी चेंज हुई है, जो इम्प्लांट्स की क्वालिटी चेंज हुई है, तो मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की 20-25 ईयर बोल सकते हैं। बट अगर आपके पास 45 की एज में कोई पेशेंट आता है जिसको सिग्निफिकेंट आर्थराइटिस है, तो उसमें हम ये देखते हैं कई बार कि भाई चलो पेशेंट का कुछ टाइम बाय करने के लिए कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई उन्हें किसी भी तरह के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता और उनको उनकी लाइफ जो एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होती है। तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे आजकल यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, जिसमें आइसोलेटेड अगर एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ उसी की सर्जरी होती है। तो बोन कंजर्विंग सर्जरी भी है। और दूसरा क्या है कि अगर कभी रीडू सर्जरी करनी पड़ी तो पेशेंट के पास एक ऑप्शन रहता है। तो मेरा एक टेक होम मैसेज यही है अपने दर्शकों के लिए या जो भी आम लोग हैं उनके लिए, कि सबसे पहले तो बीमारी को समझना है। आप बीमारी को जितना समझेंगे उतना आपके अंदर का डर खत्म होगा। आपको ऑप्शन पता चलेंगे कि भाई मैं कौन से स्टेज में मेरी बीमारी है, इसका इलाज क्या है। तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अगर सर्जरी नहीं कराने से हमको बड़ा नुकसान होने वाला है तो हम सर्जरी का ऑप्शन चुनें। और ऐसा लगता है कि अभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हो सकता है तो डॉक्टरी सलाह से हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस स्टेज में हम हैं, उसके हिसाब से फिर आप लोग सर्जरी के लिए एडवाइस देते हैं। ओके। और डॉक्टर रुद्र प्रसाद साहू भी हमारे साथ मौजूद हैं और डायबिटोलॉजी एंड क्लिनिकल रेडियोलॉजी SRPR हॉस्पिटल सूरजपुर से। डॉक्टर रुद्र, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, बहुत तेज़ी से इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और कहा यही जा सकता है कि यदि हम दिल का ख्याल रखेंगे तो डायबिटीज़ से भी दूर रहेंगे। तो कैसे दिल का ख्याल रखते हुए डायबिटीज़ से हम दूर रह सकते हैं? और आप अपनी सेवाएं सूरजपुर में दे रहे हैं, तो यानी कि अब कोई भी यदि डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है तो उन्हें रायपुर नहीं आना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है प्रमुख? आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम सबका तो ख्याल रखते हैं लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं रहता, बाकी सभी के लिए टाइम रहता है। सबसे पहले तो हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, अपने हेल्थ को ध्यान रखने के लिए
इसमें पर्याप्त नींद, नियमित खान पान, हमारा इरेगुलर जो लाइफस्टाइल हो गया है, सुबह से दौड़ भाग चालू होती है और रात तक वो ख़त्म नहीं होती, इसकी वजह से हमारा पर्याप्त एक तो नींद नहीं पूरी होती है। और दूसरा खाने पीने का ठीक सही नहीं रहता, बाहर के खाना पीना ज़्यादा होता है, हम नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ये सब कारण हैं जो कम एज में शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। हमारा दिन भर का स्ट्रेसफुल लाइफ, ये सब कारण हैं, इन सब से हम बच के अपने आप को ख्याल रख सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सर लेकिन अमूमन यही देखा जाता है कि उतना जैसे कि आपने सारी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज कर लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लीजिए, लेकिन हम इसे ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करें, इसके लिए किस तरह से अवेयर किया जा सकता है? और सूरजपुर में स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के तो लोग और ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी हो जाता है क्या दूरस्थ क्षेत्रों में होने के कारण? जी हाँ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पेशेंट की संख्या भी ज़्यादा रहती है। हम अगर बेसिक मिनिमम 5 मिनट भी दें पेशेंट को समझाने के लिए, इन बेसिक जो ख्याल रख सकते हैं, तो हम इनको अच्छे से समझा सकते हैं। काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर टाइम दिया जाए तो ये पेशेंट समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर विकास लखमनिया जी भी हैं, चंडी हॉस्पिटल बागबहरा से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप भी दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही कि मोटिवेशन क्या है, क्योंकि अब लोगों को यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन्हें ऑपरेशन के लिए रायपुर नहीं आना पड़ेगा। आपने बागबहरा में ही काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर रखी है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं स्पेशली महिलाओं, क्योंकि बीइंग वुमेन मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि कमर में प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, और हम बहुत इग्नोर कर देते हैं इसको कि ठीक है हमें घर का ख्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देंगे, डॉक्टर के पास जाने का ऑप्शन सबसे आखिरी में रखते हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है यदि महिलाएं इसे लगातार इग्नोर करती रहेंगी तो? जी, महिलाएं में ही नहीं, बाकी सब में भी ये प्रॉब्लम है। जैसे लाइफस्टाइल सर ने बोला, खान पान में कैल्शियम की कमी, उसकी वजह से हड्डी कमज़ोर हो सकती है, और थोड़ा सा भी ट्विस्ट या सर थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। खान पान लाइफस्टाइल, उसकी वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोपोरोसिस। उसकी वजह से फ्रैक्चर बहुत जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी एक बहुत कॉमन कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो इसको अपन टैकल एक्सरसाइज से कर सकते हैं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और अर्ली डिटेक्शन से कर सकते हैं। और अपन गांव में आपको पता है हेल्थ केयर फैसिलिटी कम रहती है, तो अपन उसको अच्छी जगह वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई एज ब्रैकेट की, उसके बाद हमें अपने शरीर का, जैसा कि आपने बताया कि मल्टीविटामिन्स का हमें इंटेक शुरू करना चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर एज की उसके बाद ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है कि हाँ हड्डी से जुड़ी बीमारियां अब हमें और ज़्यादा जल्दी मतलब हो सकती हैं? या 45 के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि हड्डी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। लाइफस्टाइल ऑलरेडी स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उसके बाद 45 के बाद। और सर जैसे कि बागबहरा में हैं आप, तो वहाँ पर जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स आते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से टैकल कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर, क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि खेतों में ही उन्हें काम करना है, और वो लोग तो अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाना सबसे एंड में प्रेफर करते हैं। तो उनको आप किस तरह से आप प्रेरित करते हैं कि नहीं, यदि कुछ प्रकार समस्या है तो आप आइए हमारे पास? उनको हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सकें, क्योंकि गांव में महिलाएं काम करने से रुकती नहीं हैं। अगर उनको रेस्ट दें, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी दें, तो ये अपन उसमें कम कर सकते हैं महिलाओं में। बिल्कुल। और अब डॉक्टर बेलचंदन हमारे साथ मौजूद है रस्मेट एजुकेशन एंड किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, किस तरह की तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप काम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आप बना रहे हैं, आपका एडमिशन सेंटर इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और किस तरह से आप पूरे भारत के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और किस मोटिवेशन के साथ, उद्देश्य के साथ आपने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की सर? सबसे पहले तो मैं IBC 24 के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने हमें अपनी बात रखने के लिए एक मंच प्रदान किए। ये 2013 में मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया,
और अभी हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में और मध्य प्रदेश के इंदौर से हम अपना ऑफिस जो है वो संचालित कर रहे हैं। बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो मेडिकल क्षेत्र में जो छात्र हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको गाइडेंस और एक करियर काउंसलिंग जो है वो हमारे संस्था के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। शुरुआत करने का एक मुख्य उद्देश्य जो हमारा था कि हम बच्चों को ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको एक सही मार्गदर्शन देना और उनके भविष्य में वो जो बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम काम करें बच्चों के साथ में। लेकिन सर अमूमन ये देखा जाता है कि आजकल कंपटीशन बहुत है और मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं कभी कभी प्रेशर रहता है कि क्या बनना है बड़े होकर के, तो वो बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है और इस कारण कंपटीशन भी बहुत है। तो किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं कि आज यदि कोई बच्चा परस्यू करना चाहता है डॉक्टर या एमबीबीएस की तैयारी वो करता है, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और वो आपका इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करता है ओवरकम करवाने में? देखिए, चैलेंज को मैं एक डेटा के माध्यम से समझाना चाहूँगा आपको। जैसे 2018 में अगर हम देखें तो नीट के एस्पिरेंट लगभग 8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर किए थे। उस समय लगभग हमारा गवर्नमेंट सीट अराउंड 40,000 के आसपास हमारे गवर्नमेंट सीट्स थे और अराउंड 40-45,000 प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थे। वही बात करें हम 2024 में, जस्ट 6 साल का डिफरेंस है, तो इस साल 28 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इस साल एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं। वही आज के टाइम में अगर हम सीट्स देखें, नंबर ऑफ सीट्स, तो गवर्नमेंट सीट्स अराउंड 55,000 समथिंग है और प्राइवेट सीट्स लगभग 50,000 के आसपास हमारे प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है। अब 28 लाख स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम में, मतलब वो योग्य हैं आपके आगे मेडिकल कोर्स में करने के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल सीट ऑलमोस्ट हर एक पर्सन जो है वो एफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ 55,000 स्टूडेंट्स को ही वो सीट मिल जाएगा। दूसरा, प्राइवेट कॉलेजेस में आज के समय में हम जानते हैं कि बजट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एफर्ट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर वो बार बार नीट का एग्ज़ाम दिलाते रहते हैं और हर साल कंपटीशन में 3 से 4 लाख बच्चे जो है वो ऐड ऑन होते जाते हैं। जैसे कि अभी आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि नो डाउट आपका इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाता होगा कि आप कैसे एमबीबीएस की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राज मनहरे भी मौजूद है दानी केयर हॉस्पिटल के। सर, आप राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही, क्योंकि सबको यही लगता है कि मेन सिटी में हमारा हॉस्पिटल हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और अगर कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो अपना ट्रीटमेंट करा सके, लेकिन आप दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किस सोच और उद्देश्य के साथ आपने अपने हॉस्पिटल की स्थापना की? थैंक यू मैडम। मेरा हॉस्पिटल जहाँ है वो मेरे घर के पास में ही है और मैं जवान नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मेरे स्कूल में पहले से यही सिखाया गया है कि अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करना है, जहाँ भी हो आप वहाँ लीड करना है, ऐसे कर। तो ऐसे था कि मैं जब हॉस्पिटल एमबीबीएस करके आया तो मैं 2-3 हॉस्पिटल में काम किया। कंडीशन ऐसे था कि मतलब मेरे ही आसपास कुछ घटना हो रही है, मेरे घर के आसपास या मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जब हम जाते थे हॉस्पिटल, तब मेरा ये डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी जब मैं एमबीबीएस डॉक्टर था। तो उस टाइम कंडीशन ऐसा था कि मतलब वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलते। ऑब्वियस सी बात, 1 बजे रात को कौन डॉक्टर आपको सर्विस देगा? ऐसे वो तड़पते तड़पते मतलब ऐसा हो जाता था कि 2-3 घंटा फालतू का टाइम वेस्ट होता था। अभी उसी सब चीज़ को देख के ऐसा लगा कि यार क्यों ना अपने एरिया में एक सेटअप का प्लानिंग किया जाए। तो सबसे मैं एमबीबीएस करके आया तो पहले तो 2016-17 में क्लिनिक डाला एक, उसमें क्लिनिक का अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद धीरे धीरे आइडिया है क्या क्यों ना एक हॉस्पिटल डाला जाए करके। 15 बेड का हॉस्पिटल डाला। 15 बेड का हॉस्पिटल डाला तो पहले तो डर लग रहा था कि कैसे रन कैसे करेंगे, आप अकेले के दम पे कैसे सर्विसेज देंगे करके। लेकिन वहाँ के क्योंकि जनता को वहाँ अच्छा खासा नीड था, काफ़ी सक्सेस मिला, काफ़ी सपोर्ट किए आसपास के लोग, आसपास के गाँव काफ़ी अच्छा तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर, जैसे कि कोरोना काल की यदि बात की जाए तो कोरोना काल में भी हमने जनरली आपके हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी सुना, तो लेकिन उस वक्त आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस आए और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, क्योंकि
वो लोग तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे। दे वर लाइक कि नहीं नहीं, वैक्सीन हम लगाएंगे तो हमें शायद और जल्दी कोरोना पकड़ लेगा। तो क्या इस तरह के भी चैलेंजेस उस टाइम आपने काफी? मैडम, कोरोना टाइम में जब सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए जब अप्रूवल मिला था, तो उसमें सबसे पहले ये नाम जो वैक्सीनेशन सेंटर का था वो मेरी हॉस्पिटल का था। उसके बाद और भी बहुत सारे हॉस्पिटल बारी बारी से अप्रूव होते गए। उस टाइम कंडीशन ये था कि ग्रामीण लोग तो हमको नहीं लगवाना है, ऐसा था कंडीशन कि हमको नहीं लगवाना है कैसे भी। और उस टाइम जो पहला परमिशन मिला था तो ओनली मेडिकोस को लगाना है करके परमिशन मिला था। उस टाइम भी एक कंडीशन था कि जो कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे कि नहीं, हमको नहीं लगवाना है, हम इनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स नहीं करें। कुछ डॉक्टर थे जो प्रॉपर उनके बारे में पढ़े, रिसर्च किए तो आग लगा दे। तो उसके बाद ये अप्रूवल आया कि 60+ वाले लोगों को लगाना है। तो उसमें भी ऐसे देखा गया कि मतलब उस टाइम भी ऐसा था कि कुछ किसी को इंजेक्शन लगते ही सीरियस हो जा रहे हैं, तो फिर वो कोविड के कारण हो रहा है करके जो एक फैला था, वो बहुत बड़ी एक चैलेंजेस था कि लोगों को कैसे हम हैंडल करें, क्या करें ऐसे करके। उसके बाद जो कोविड आया तो कोविड में तो मेन जो चैलेंजेस था ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ जो फैसिलिटीज़ जैसे देना है। शुरू में ऐसा था कि मतलब उतना अपडेटेड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड के बाद ऐसा लगा कि क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या सर्विस देने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, स्टाफ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, ये सब की ज़रूरत पड़ा। कोविड ने हमको ये सब सिखाया। मेन चैलेंजेस तो यही था जी। डॉक्टर जयवर्धन, अगला सवाल मेरा आपसे है। हमने चैलेंजेस की यहाँ पर बात की, लेकिन बीइंग अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आपके सामने भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि पेशेंट आते हैं कई बार बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं आपके पास, और कभी कभी होता है कि हमारे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पाते और हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि फिर काफ़ी वहाँ पर गहमा गहमी स्थिति हो जाती है। तो आप एज अ डॉक्टर पेशेंट्स और उनके परिजनों से क्या यहाँ पर मतलब कोई मैसेज आप देना चाहें कि कभी कभी बहुत ही जो सिचुएशन होती है हेक्टिक हो जाती है? देखिए, जो भी पेशेंट सीरियस होते हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अपनी संवेदनाएं जुड़ी रहती है परिवार वालों की। कोई भी जैसे हॉस्पिटल में गया, पेशेंट सीरियस है तो सीधी सी बात है कि उनकी भावनाएं पहले से ही थोड़ा उग्र स्वभाव की रहती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पेशेंट भी समझते हैं और आज के टाइम पे सबको पता है कि क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है, उनको किस चीज़ की नीड होती है। आईसीयू में भाई सारी सुविधाएं होती हैं, बट सब चीज़ों की अपनी लिमिटेशन है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो क्रिटिकल कंडीशन है बहुत ऐसी होती है कि हम हमेशा सक्सेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि पेशेंट डे 1 या फर्स्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में आता है तो उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि भाई पेशेंट किस कंडीशन में आया है, उसमें क्या वास्तविक संभावनाएं हैं और क्या एक्चुअल संभावना है कि भाई मरीज कैसा बिहेव करेगा विदिन 3-4 डेज में, कितने टाइम तक वो क्रिटिकल रहेगा और कैसे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। प्रॉपर काउंसलिंग से और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर रुद्र, आपसे भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो भी जैसे डायबिटीज़ किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी हो और कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि हाँ डायबिटीज़ के कारण ही आज इतना एडवर्स कंडीशन हुआ है, तो कब हमें ये समझ आना चाहिए कि हाँ शायद हम डायबिटीज़ की चपेट में, क्योंकि आईसाइट हमारी कमज़ोर होती है। क्योंकि जब मेरी ही मम्मी को डायबिटीज़ हुआ था तो हमें समझ नहीं आया था कि अब उनको डायबिटीज़ पकड़ चुकी है। तो एक वो लाइन कि हाँ हम समझें कि कैसे डिटेक्ट होगा कि हम उससे ग्रसित हैं। सबसे पहले तो अगर कोई सिम्टम आ रहा है डायबिटीज़ के तो अपना चेकअप करवाना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे मुश्किल ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तभी वो कंट्रोल में आता है। और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, 2-4 दिन मेडिसिन लेंगे, ठीक लगा, फिर मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और साथ में उसके साथ जब फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, सारी चीज़ों की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। डॉक्टर विकास, आपसे भी समझना मैं चाहूँगी कि आप भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की तो आपने बोला कि 45 के बाद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना ज़्यादा ख्याल रखें, हड्डियों का स्पेशली मल्टीविटामिन इनटेक करें। लेकिन अभी देख रहे हैं कि हम यूथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स इंजरी जिनको हो जाता है, दौड़ रहे हैं तो मोच आ गई और उसका वो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हम बाद तक भी देखते हैं। तो कौन से प्रिकॉशंस हमें देखना होगा कि जब हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं तो उस तरह की इंजरी से हमें सामना ना करना पड़े? जी, यूथ में स्पोर्ट्स इंजरी बहुत कॉमन है जिसको अपन लिगामेंट इंजरी बोलते हैं।
लिगामेंट इंजरी को अपन प्रिवेंट करने के लिए पहले तो स्ट्रेचेस कर सकते हैं, प्रॉपर गियर का यूज़ कर सकते हैं खेलने के टाइम, और प्रॉपर वार्म अप के साथ, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ अपन जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। अपन ये सब को इग्नोर करके ट्रेनिंग में जाएं तो इंजरी का चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको ट्रीटमेंट के लिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बेलचंदन, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है, और अब जैसे आपने बताया कि चैलेंजेस भी बहुत हैं, और अभी हमने देखा है कि जो फॉरेन में डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर कभी कभी हो जाते हैं इस तरह के, मतलब अभी जैसे हमने वॉर की सिचुएशन देखी, तो उस वक्त आपका इंस्टीट्यूट किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है सर? ये अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट हुए। एक तो जब यूक्रेन में जब बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस गए थे, और एक कोविड का टाइम था जिसमें एक जो प्रॉब्लम था ये क्रिएट हुआ था। तो ये सब चीज़ों में मेनली जो है वो एक एम्बेसी जो है, हर कंट्री में एक एम्बेसी होता है, तो एम्बेसी जो है वो बच्चों का प्रॉपर केयर करते हैं और उनको एक सुरक्षापूर्वक जो है इंडिया तक जो है वो वापस लाते हैं। दूसरा चीज़, जैसे यूक्रेन में कई बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बाद में अभी तक वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि उन बच्चों का क्या हुआ होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी यूएसएसआर कंट्री है वहाँ पे ट्रांसफ़र लीगल है कि बच्चे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जितने भी CIS कंट्रीज है उसमें ट्रांसफ़र ले सकते। तो वो सारे बच्चे दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र लेके अभी अपना कोर्स जो है वो कई कंप्लीट कर चुके हैं, और कई अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखिए नए डॉक्टर्स को गढ़ रहे हैं, और आप हमें ये यकीन दिलाते हैं और विश्वास भी कि यदि आप हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। बहुत बहुत तालियां हमारे आज के इस सेशन के लिए और सभी रिनोन डॉक्टर्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये हमारे लिए वाकई बहुत फ्रूटफुल होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं मंच पर आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा मिस रितु जैन, डायरेक्टर SRV सोलर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं सबसे पहले तो IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस ग्रैंड इवेंट में उन्होंने हमें अपना पार्टनर बनाया। सो थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। आप जैसे लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। हम अपने आप को क्लाइमेट डॉक्टर बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफलाइन 2 है, एयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे ना हो तो हमें बहुत ही परेशानी होगी, और डॉक्टर्स के लिए तो ये एकदम कंपल्शन है कि नॉन स्टॉप, नॉन इंटरप्टेड पावर सप्लाईज उनके पास रहें। एक छोटा सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोलर रूफटॉप्स और सोलर मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम करते हैं। जिस तरह से हम इन्वायरमेंट को आज डैमेज कर रहे हैं, हमारी सारे व्हीकल्स हैं, चाहे हमारा पावर है, पावर इज़ कमिंग मोस्टली फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की यूज़ करते हैं, और वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर क्लाइमेट। तो इस क्लाइमेट चेंज को चेक करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड SRV सोलर। इनिशियली इट वाज SR कॉर्पोरेट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। एक कंसल्टेंट से एक जर्नी स्टार्ट हुई जो आज एक सोल्यूशन प्रोवाइडर पर हम जाकर के एंड हुए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, कल ही CM साहब ने ये अभी अनाउंसमेंट की, छत्तीसगढ़ 14,000 मेगावाट के बिजली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाने की कोशिश कर रहा है बाय 2030। तो आप सबकी इस जर्नी में, छत्तीसगढ़ की इस जर्नी में हम पार्टनर बने और हम उस एम को अचीव कर पाएँ, उसके लिए आज मैं आप सबके साथ रही और आप सबने मुझे इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। चलिए प्रकृति के डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।